205 नंबर का पेपर छूटा। जावेद मेरे कॉलेज के जूनियर हैं। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद 3 बार प्रीलिम नहीं हुआ। पेपर छूटने के बावजूद भी काफी अच्छे मार्क्स आ गए हैं। कॉलेज से निकल के आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया? क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? किन बातों का ध्यान रखें शुरू से ही? हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आज हमारे साथ जावेद हैं जो इन्होंने इस बार यूपीएससी के अंदर 815 रैंक हासिल की है। जावेद मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू। एंड आई थिंक इट्स अ बिग फीट। तुमने इस बार काफी मेहनत के साथ में एग्जाम निकाला है। बट जावेद्स जर्नी हैज बीन प्रीटी इंटरेस्टिंग। जावेद ने काफी अलग तरीके से इस बार इस एग्जाम को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर जावेद का कम से कम 205 नंबर का पेपर छूटा था, इंक्लूडिंग GS एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बावजूद भी इनकी रैंक आ गई है। मतलब कि इन्होंने जो लिखा होगा उसमें कुछ तो बात होगी। तो जावेद अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब आपने शुरू किया था? और प्लस जावेद के बारे में एक और बात बता दूं, जावेद मेरे कॉलेज के जूनियर हैं। हम दोनों NIT जयपुर से पढ़े हुए हैं और हम मिले हैं, पिछले कई सालों में मिले भी हैं। और अभी जब आज हम मिले हैं तो वापस से हमारी पुरानी यादें हमने काफी ताज़ा की हैं कॉलेज की। तो जावेद मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो जावेद कैसा रहा आपका ये जो पूरा प्रोसेस था प्रिपरेशन का? कब आपने स्टार्ट करना शुरू किया? सर मैं अपने फाइनल ईयर में जब था 2017 में, तब मैंने यूपीएससी के बारे में पूरी किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, उसकी जानकारी ली। उसके पश्चात ही मैंने NCERT वगैरह अध्ययन स्टार्ट किया था। फिर मैं दिल्ली आया, यहाँ रह के अपनी प्रिपरेशन शुरू की। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम में सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स से, बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया उस समय के हिसाब से। बट उसके बाद मेरा 3 बार प्रीलिम नहीं हुआ। अच्छा, 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद? जी सर। अच्छा, फिर मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया। जी, उसमें चयन नहीं हुआ, परंतु इस बार मेरा चयन हुआ है। उस बात बहुत ही बढ़िया रहा एक दिन। तो कॉलेज से निकल के आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया? सर पहले मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचा था कॉलेज में शुरू और कुछ कंपनीज में मैं बैठा भी, परंतु मेरा CG उस हिसाब से नहीं था कि कुछ अच्छा प्लेसमेंट वगैरह ले पाऊँ। और मेरा सिविल सेवा के प्रति एक रुझान था, तो जिसको मैंने आगे परसू करना चाहा। अरे बहुत ही बढ़िया है। तुम बता रहे कि तुम्हारा काफी पेपर छूट गया था इस बार एग्जाम से, और तुम यहाँ तक मानस बना चुके थे कि यार पेपर 2 नहीं देने जाता ऑप्शन। तो लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि तुम्हें लगता है कि पेपर छूटने के बावजूद भी काफी अच्छे मार्क्स आ गए हैं और सिलेक्शन भी हो गया? तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल? सबसे पहले तो मैं सर ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी गलती थी, उसके कारण पेपर छूटा है। ये ना किसी को सजेस्ट किया जा सकता है, ना मतलब एक अच्छा तरीका है कि आप जनरली हम लोग तो ऑब्जर्व करते हैं कि पेपर पूरा कंप्लीट करें, पेपर पूरा कंप्लीट करें। और जब आपका पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होता तो कुछ बेहतर रैंक होती तो और रैंक इम्प्रूव हो जाती, नो डाउट। तो पेपर कंप्लीट करना एक ज़रूरी है। लास्ट ईयर मेरे मार्क्स आए थे, तो उसके बिहाफ पे मैंने प्रिपरेशन चालू करी कि कंटेंट को और बेहतर किया जा सके ताकि नंबर बढ़ाए जा सकें। तो वो एक मेरे पास आधार मिला था कि इसके ऊपर हमें बनाना है नंबर। परंतु जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए शुरू करने वाला था, तब मुझे लगा कि मेरा जो कंटेंट मैंने बनाया है वो कंसोलिडेट नहीं हुआ, वो याद ही नहीं हुआ। जी, वो सही तरीके से दिमाग में नहीं हो पाया था कि, तो उसको मैंने वापस रिवाइज करना स्टार्ट किया। तो उस समय मैं आंसर राइटिंग पे उतना फोकस नहीं कर पाया बहुत ज़्यादा। जी। तो वो एक प्रमुख कारण रहा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि साथ साथ टेस्ट को भी लेके चलना चाहिए ताकि पेपर पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि थोड़ा बिलीव भी रखना अपने आप पे कि अगर कोई एक आध पेपर खराब होता है तो उसका मोमेंटम आगे ना जाए, पेपर को उस पेपर को वहीं पे भूल जाए। हाँ, क्योंकि जो होना था वो उस समय हो चुका है, वो अगले पेपर भी उसके कारण इम्पैक्ट ना हो। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे से जो गलती हुई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो चीज़ इसमें सामने आती है वो ये है कि तुमने पेपर चाहे छूटा तुम्हारा, लेकिन जो तुमने लिखा है वो तुमने अच्छा लिखा है, इसका मतलब? हाँ सर, मतलब मार्क्स आने के बाद तो यही लग रहा है कि लिखा है, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट अब लग रहा है कि हाँ, थोड़ा बेहतर हुआ है कंटेंट। तो अगर इस बार मेरा प्रीलिम होता है तो मैं उसको बेहतर मुझे लगता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, पेपर कंप्लीट करने की इस दौड़ के अंदर भी कई बार हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हाँ, वो चीज़ होती है कई बार कि 20 क्वेश्चन लिखने के बाद भी हम अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो कंटेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। उसमें मेनली क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लिख देते हैं जो पूछा भी नहीं गया है, तो वो एक कंटेक्स्ट पे लिखना आंसर एक बेहतर विकल्प रहता है कि कंप्लीट करने के साथ साथ कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट है, सब क्वालिटी तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है जी। और जो ये दोनों काम कर पाता है, मुझे लगता है वो और बेटर नंबर लेके आते होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सर मेरा इंटरव्यू काफ़ी एकदम डिफरेंट था, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे कि आपसे क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आप अगर शेयर करना चाहें तो।
सर जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें हॉबी पूछी जाती है हमसे, तो उसमें क्रिकेट और सुडोकू मेरी हॉबी थी, तो क्रिकेट पे क्वेश्चन किए गए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसपे मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था, मतलब इंटरव्यू में बैठे बैठे ही कि ये शायद पैनल को पसंद आया इसका आंसर। तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि आपके आइडियल क्रिकेटर कौन है, जो कौन आपके रोल मॉडल है? रोल मॉडल एक तरीके से। तो उस पर मेरा जवाब था कि राहुल द्रविड़ मेरा रोल मॉडल है। तो वो उस क्वेश्चन से मुझे लगा था कि वहाँ पे पैनल इम्प्रेस था कि उस क्वेश्चन से पे मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। तो ये एक तो उन्होंने वापस point- ये नहीं पूछा कि फिर विराट कोहली, MS धोनी? जी, मतलब इस पे बताया गया था कि आधे काफ़ी बच्चे विराट कोहली, MS धोनी के फैन होते हैं, तो आपने कुछ अलग जवाब दिया है, आप क्रिकेट देखते हैं इससे पता चलता है। तो इस पे मुझे लगा। तो इस बार आप वापस एग्जाम लिखने वाले हैं, जी। क्या तरीका बदलेंगे इस बार प्रिपरेशन का? सर जो पिछली बार गलती हुई है उन गलतियों से सबक लेना होगा, तो वही है कि मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँ, इस बार ये मेरा टारगेट रहेगा। साथ ही साथ जो क्वालिटी इनरिच की थी उसको मैं मेंटेन रख पाऊँ तो कुछ बेहतर रैंक ला पाऊंगा। इस बार प्रीलिम्स देख के फिर उसके बाद में मुझे लग रहा है इस बार आप टेस्ट लिखेंगे थोड़े ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट लिखे बिना तो इस एग्जाम में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। जी सर। अच्छा, जो लोग अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, अभी प्रीलिम्स आने वाला है कुछ ही दिनों बाद में, अभी अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आई थिंक एक 20-25 दिन और बचे हैं। तो जो प्रीलिम्स दे रहे होते हैं वो जनरली लोग बहुत घबराए हुए होते हैं और गुमराह भी होते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ लूँ, बेसिक पढ़ लूँ, क्या पढ़ूँ। तो क्या मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके हिसाब से? सर प्रीलिम के मेनली देखा जाता है दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर। ठीक बात है। तो स्टैटिक ही मेजरली पूछा जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हुए स्टैटिक को पूछा जाता है। करंट अफेयर भी स्टैटिक से ही बेस्ड होता है। तो वो दोनों मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं। तो अब उसमें यही है कि करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमें स्टैटिक के वो पोर्शन नहीं छोड़ने होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो कुछ हमारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से हल हो पाते हैं। तो ये एक मेन चीज है main prelims चीज़ के है। अंदर ध्यान देने वाली। जी सर। PYQ का बहुत अहम रोल रहता है कि उससे एक गाइडलाइन पता चलती है कि किस डायरेक्शन में पेपर जा रहा है, क्या होने वाला है, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है PYQ। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स, जी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर इसका state- सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। सिलेबस तो बहुत वास्ट हो जाता है, तो वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट का काम करते हैं कि ये डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, इस तरीके की चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप लिखें, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने में जो भी है उस तरीके से वो एक गाइड का काम करते हैं PYQ। हाँ, मतलब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। और दूसरा, एक बात कभी ऑब्जर्व करी होगी आपने कि जो भी UPSC के क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। जी सर वो उनकी लैंग्वेज इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें क्वेश्चन के गलत होने की संभावना है या विवाद होने की संभावना काफ़ी कम हो, तो उसको एकदम अच्छे से चेक करके बनाया जाता है। तो उसमें यही उसके जब लैंग्वेज पढ़ते हैं या उसके पेपर करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं या इसी लैंग्वेज माइंडसेट समझ में आता है माइंडसेट समझ में UPSC आता है। का। तो उसमें एक हमारे लिए बेहतर होता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है, तो वो काफ़ी हद तक सहायक होता है हमारी जर्नी में। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब रिजल्ट आया और सुना उन्होंने कि पास हो गए? जी सर, वैसे तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इतना छोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता हाँ, जैसे कि तुमने बताया था कि तुम्हारे छोटे भाई ने तुमसे सवाल पूछा था जी सर। कि इतने मार्क्स छोड़ने के बाद में हो जाता है क्या किसी का? जी सर, वो उसका क्वेश्चन था, तो मैंने भी यही बोला था, मैंने भी नहीं सुना है किसी का कि ऐसा हुआ है, तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ सिलेक्शन। तो वो एक अचंभा भी था और सब खुश इसलिए थे कि काफ़ी साल UPSC प्रिपरेशन में दिए हैं, तो उसके बाद तुमने selection 2017 में शुरू किया और जी। एकदम ऑलमोस्ट 25 हो जी। गया अभी। तो अब रिजल्ट आना तो सबके लिए एक आनंदपूर्ण था ये। एकदम माहौल रहा होगा जी घर सर। के ऊपर और सारे रिश्तेदार सभी के फोन आ गए होंगे। जी सर। बहुत ही बढ़िया। जो लोग नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं, कई लोग जो भी स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, कैसे शुरू करें और किन बातों का ध्यान रखें शुरू से ही? जी सर अब तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खुद से सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है और अन्य किसी जगह से वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कोचिंग किया जा कर सकता सकता है। हाँ। बट पहले उनको ये देखना होगा कि वो सारे एस्पेक्ट जानना होंगे कि 3 उसमें एग्ज़ाम होती है, 3 चरण में एग्ज़ाम होती है, उसके पश्चात एग्ज़ाम की क्या डिफ़िकल्टीज़ है, आप अगर फेल पास जो भी है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे आपके अप एंड डाउन दोनों आते हैं। तो बेसिकली हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना है, केवल सिलेबस और ये सिलेबस की स्ट्रेटेजी बनाना, एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने के अलावा स्ट्रेस मतलब मैनेजमेंट भी हमारा एक पार्ट होना चाहिए उसमें। जीवन की भी एक स्ट्रेटजी बनानी जी। पड़ेगी साथ में। हाँ, और शुरुआत से अपना लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिस भी तरीके से आपको इतने अटेम्प्ट देने हैं या ये टारगेट रखना है, और अपने
इसमें पूरे तरीके से समर्पित भाव से आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो होगा ही, पढ़े बिना नहीं होगा। बाकी उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ना है, उनको नहीं पढ़ना है। लोग जैसे कई सब बार मुझे कुछ लगता है नहीं पढ़ना। शॉर्टकट ढूंढ रहे होते जी, हैं, जी। शॉर्टकट है इस एग्जाम का? सर शॉर्टकट तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट है, बट हाँ ये है कि कुछ चीज़ें आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कि ये नहीं है। तो वो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं या पैटर्न्स देखते हैं तो उससे समझ में आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो कोई भी अगर तैयारी में आना चाहता है तो उसको पहले पेपर्स यूपीएससी किस तरीके से लेता है, क्या पेपर है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। ये मेरा मानना है। इतनी लंबी चली आपकी प्रिपरेशन, कई बार अप्स एंड डाउन आए होंगे, कैसे हैंडल किया आपने? सर मैं वॉकिंग मेरी हॉबी है, वॉकिंग है, सुडोकू है। अच्छा। तो ये क्या मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों हो जाती है इनसे। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं। फिर मेरे मित्र हैं काफ़ी, तो उनसे बात करके कि कैसे इम्प्रूव करना है, क्या चल रहा है अपना। पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा, भाई छोटा है उसका सपोर्ट रहा। तो ऐसे ये लेकिन हेल्प लोग तो करता है। बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में दोस्ती सारी छूट जाती है। नहीं सर, मतलब दोस्ती आपकी किस तरीके की दोस्ती है वो मैटर करता है कि मुझे लगता आपने। है सोशल रिलेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, स्ट्रेस सर। मैनेजमेंट में। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो एनी टाइम मेरे लिए मतलब कुछ भी बात करना हो, किसी भी तरीके की एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कहीं घूमने जाना हो, तो वो सब चीज़ें के लिए सपोर्ट मिलता रहा है। और जैसा कि तुम बता रहे थे कि हॉबी जो तुम परस्यू करते थे, कई बार मैं देखता हूँ लोग जब फॉर्म भर रहे होते हैं इंटरव्यू का, जो डेफ भरते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है सर हॉबी क्या भरें। जबकि अपन देखें तो हॉबी तो एक इनहेरेंट आपका कुछ ना कुछ तरीका होता है स्ट्रेस को मैनेज करने का और लीजर टाइम को एंजॉय करने का। विच आई थिंक इन योर केस तुमने वो हॉबीज परस्यू कर ही रहे थे और वो तुमने एग्जाम में रिफ्लेक्ट की, जो तुम्हें मुझे लगता है हेल्प की। तो कितनी इंपॉर्टेंट हॉबीज है तैयारी के दौरान? सर हॉबी मतलब हर समय तो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, और पढ़ाई के बाद भी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, तो अगर आपकी हॉबी है वो आपका स्ट्रेस मैनेज कर रही है तो वो वेल एंड गुड रहता है। तो वही चीज़ रही मेरे साथ कि वॉकिंग वगैरह मेरा था कि हाँ भाई वॉक करके आ जाओ, तो उस समय आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना लो, अगले दिन क्या सोच करना भी है, लो आज थोड़ा। क्या करना है, तो उसमें दिमाग खाली भी रहता है। तो उस समय पे तो वो हेल्प करती हैं आपको। जो भी आपकी हॉबी, अगर कोई गेम खेलते हैं या कोई चीज़ परसू करते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जो भी अपने स्तर पे जो भी जिसकी हॉबी है। तो लेकिन हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पे हॉबी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई पढ़ रहा है और अगर वो कुछ खेलता कूदता दिख गया तो घर वाले कहते हैं इनका सिर्फ दिमाग खेलने में, पढ़ने में नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि उनको किस तरह से इस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट और प्रमोट भी करना चाहिए हल्का, मुझे लगता है। सर केवल मेंटल वेलबींग से तो सब कुछ नहीं होगा, तो फिजिकल वेलबींग की भी आवश्यकता होती है। तो अगर खेलना एक शुरुआत से ही हमारी कल्चर का पार्ट रहा है, तो पहले भी काफ़ी गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, तो वो एक पार्ट रहा है, तो उसको प्रमोट भी करना चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ें प्रमोट भी होना चाहिए। और दूसरा, बच्चे को भी अगर कोई खेल में आगे जाना चाहता है तो उसको उस दिशा में भी भेजना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी जी, तो वो अपने बेटर परफॉर्म कर पाए अपने क्षेत्र में, तो वो एक बेहतर। इसके अलावा भी आपने कोई एग्जाम्स दिए थे? आपने सीएपीएफ जैसे क्वालिफाई किया था, आपने बताया था। हाँ सर CAPF 2023 मैंने क्वालिफाई किया था, जिसमें मुझे CISF फोर्स में गए। और बाकी ग्रुप C में मैंने रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो उसमें मेरी पोस्टिंग गांधीधाम हुई थी। आपने ज्वाइन किया? मैं सर ज्वाइन किया था, उसके पश्चात जब CAPF में हुआ तो मैंने उसको रिजाइन किया था। सीएपीएफ ज्वाइन कर पाए थे? CAPF की ज्वाइनिंग अभी ड्यू है, अभी तो अब उस पर डिसीजन लेना है, तो मैं और तब तक रिजल्ट इधर आई जी गया है। जी। कौन सी आपकी फेवरेट सर्विस है इस एग्जाम में जो कि आप एक्चुअल में बनना चाहते हैं? IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज? सर मेरा प्रथम रुझान ऑल इंडिया सर्विस की तरफ रहा है, तो वो मैं अगर उसको अचीव कर पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत उपलब्धि होगी। सीनियर्स का क्या गाइडेंस रहा? जैसे आप बता रहे थे कि हमारे कॉलेज के एक सीनियर है जो हमारे दोनों के दोस्त हैं, गौतम सर। तो गौतम बॉस पहली बार मुझे कॉलेज में मिले थे, तब मुझे आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विस में चयन की क्या प्रक्रिया वगैरह होती है। तो गौतम बॉस से मुझे काफ़ी आइडिया मिला, उन्होंने समझाया। तो मेरे भी बहुत बड़े रोल मॉडल रहे अपने टाइम पे। जी, तो गौतम बॉस से और अभी भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। गौतम बॉस का जो शुरुआती समय था प्रिपरेशन का, उसमें काफ़ी योगदान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप जैसे कनेक्टेड थे, अभिषेक से भी आप कनेक्टेड थे, तो क्या आपको इनसाइट्स मिलती रहती थी बार बार? जैसे थोड़ा आपको कभी मेंटरिंग हल्की सी आपको मिलती रहती है, इनसाइट्स, आप खुद भी काम करते थे कई सारा। तो कैसे ये जो पूरे जर्नी में लोगों का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आपके साथ वाले होते हैं, पीयर ग्रुप या फिर मेंटर्स, पीयर ग्रुप, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? सर अभिषेक सर जैसे पर्टिकुलरली बताएं तो कॉपी इवैल्यूएशन टीम के वो हेड रहे हैं, तो उनसे कॉपी में क्या होना चाहिए अपनी,
कॉपी में क्या लिखना चाहिए जिससे मार्क्स मिलते हैं, तो उसका बेहतर वो मिलता था कि इनसाइट्स मिलते थे। फिर इंटरव्यू के टाइम भी मैंने सर से गाइडेंस लिया था, तो उन्होंने भी काफ़ी खुद भी गाइडेंस दिया, और कुछ लोग थे उनके परिचित, तो उनसे भी मिलवाया। आपके तो इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आए, 185, जी 183 सर। which is a decent, which is a very good score, I would say. जी सर। तो जावेद, बहुत ही बढ़िया रहा है डिस्कशन। आई थिंक इट वाज रियली इंसाइटफुल डिस्कशन, और व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। प्लस ये एक लंबा सफ़र है, कई बार हो जाता है लंबा। लंबे सफ़र को छोटा करने के लिए हमें इन टॉपर्स से कुछ मोटिवेशन लें, दूसरा इनकी जर्नी को समझें कि क्या स्ट्रगल्स आ सकते हैं, और इनके जो सजेशंस हैं उनको हम ठीक से समझें, ताकि हम अपना एक रास्ता डिज़ाइन कर सकें। थैंक यू सो मच जावेद, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।